हे गाइस, दिस इज मी समाया सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो हमारा कट क्रीज के ऊपर होने वाला है एंड इससे जो प्रीवियस वीडियो था वो भी कट क्रीज के ऊपर था, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूँ जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज सिखाते जाऊँ, जैसे कि स्मोकी आई, सिंपल आई, नेचुरल आई एंड कट क्रीज, हाफ कट क्रीज, फुल कट क्रीज, ये सब चीजें मैं एक प्लेलिस्ट में कवर करते जाऊँ। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैं कोई भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ। मुझे बस थोड़ा बहुत मेकअप करना आता है एंड मैं वही आप लोगों को थोड़ा बहुत सिखाती हूँ, बस और कुछ भी नहीं। यहाँ तो चलो अब फटाफट से अपनी मेकअप की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार बातें, और मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक्चुअल मेकअप करते कैसे हैं, मेकअप करने का सही तरीका है क्या। देखो, मैं इस वीडियो में ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आई मेकअप बहुत ईज़ी होता है, क्योंकि आई मेकअप बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं एंड बहुत अलग-अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं। स्मोकी होता है, ग्लिटर होता है, शिमर होता है, नेचुरल होता है, कट क्रीज, हाफ कट क्रीज, फुल कट क्रीज एंड इन सबको सीखने में भी थोड़ा टाइम लगता है। अगर हाँ, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रैक्टिस के साथ फ्लो में आसानी से सीखते चले जाओगे एंड हाँ, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, मैं जानती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था मेकअप करना यानी कि फाउंडेशन से स्टार्टिंग होती है मेकअप की, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें सबसे पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रेप करना पड़ता है एंड जिसके बारे में मुझे जब मैं छोटी थी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एंड इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि आप लोग को भी ये लगता है कि मेकअप का मतलब फाउंडेशन होता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप मेरी बातों को थोड़ा समझ गए हो और आगे जाके आपको ऐसा लग रहा है कि मेकअप का मतलब फाउंडेशन नहीं होता, मेकअप से पहले हमें और चीज़ें लगानी होती हैं, तो आप सही समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मेकअप से पहले हमें सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाना है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मॉइस्चराइज़र भी हमें अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे स्किन टाइप का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको भी वही प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो आपका मेकअप बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि आप महँगे से महँगा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपका मेकअप बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो आप कितना भी सस्ता मेकअप क्यों ना ले लें, कितना भी ज़्यादा अफोर्डेबल मेकअप क्यों ना ले लें, आप उससे भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है। अगर आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है, तो आप कितना भी महँगा प्रोडक्ट क्यों ना ले लो, कितना भी महँगा क्यों ना ले लो, अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे उतना अच्छा, जितना आपको लग रहा है कि महँगे प्रोडक्ट लेने से हो जाएगा। देखिए, अगर आप मेकअप अपने डेली बेसिस पे करना चाहते हैं या फिर किसी बर्थडे पार्टी इवेंट के लिए करना चाहते हैं या फिर किसी वेडिंग के लिए करना चाहते हैं, तो मेकअप से पहले आपको अपनी स्किन को प्रेप करना पड़ेगा, यानी आपको अपनी स्किन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी एंड आपकी स्किन को प्रेप करने के लिए आपको सबसे पहले यूज़ करना है क्लींजिंग। एंड जो क्लींजिंग होती है, अगर आपको नॉर्मल क्लींजिंग करनी है तो आप वेट वाइप का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग करना है। तो देखिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्रीम बेस में होगा। ओके, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो वाटर फॉर्म में होगा, यानी कि जेल फॉर्म में होगा। क्लींजिंग के बाद आपको करनी है टोनिंग एंड टोनिंग आप किसी भी रोज वाटर से कर सकते हो। आप या चाहे तो प्लम का यूज़ कर सकते हो, चाहे तो वो जो डाबर गुलाब जल रोज वाटर आता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्किन को प्रेप करने के लिए सबसे पहले, अगर आपको जैसे डेली वियर मेकअप कर रहे हो या फिर आप किसी इवेंट के लिए कर रहे हो, बर्थडे पार्टी के लिए कर रहे हो, तो मैंने आपको ये जो स्किन को प्रेप करने का तरीका है वो मैंने आपको ये बताया है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी ब्राइडल का लुक क्रिएट कर रहे हो या फिर आप किसी ब्राइड को तैयार कर रहे हो, तो स्किन जो प्रेप होगा उसका तरीका थोड़ा सा एडवांस होगा। हाँ, अगर आपको मेकअप डेली वेयर के लिए करना है या फिर किसी इवेंट के लिए करना है, तो आपके जो स्किन प्रेप करने का तरीका रहेगा वो सिंपल रहेगा। आपको सबसे पहले क्लींजिंग करनी है, फिर टोनिंग करनी है एंड देन उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। एंड हाँ, मॉइस्चराइज़र भी आपको ऐसे ही कोई यूज़ नहीं कर लेना है, या फिर किसी बड़े सेलिब्रिटी ने यूज़ कर लिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी उठा लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। ऐसा भी नहीं कि मैं अपनी मेकअप वीडियो में जो मॉइस्चराइज़र दिखा रही हूँ आपको वही लेना है, आपको अपनी स्किन टाइप का लेना है, तभी आपका मेकअप अच्छा लगेगा। अब जैसे कि आप कोई मॉइस्चराइज़र ले रहे हो तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका जो स्किन टाइप है वो कौन-सा है, ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है। अब प्रॉब्लम आती है कि हम मॉइस्चराइज़र तो कोई भी ले लें, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा स्किन टाइप क्या है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा स्किन टाइप ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है या फिर नॉर्मल है? देखिए, अगर आपके स्किन पे ऑयल आता है, एक्सेस ऑयल आता है, इसका मतलब आपकी जो स्किन है वो ऑयली है। लेकिन अगर आपकी जो स्किन है वो डिहाइड्रेट रहती है एंड आपकी स्किन आपको रूखी-रूखी लगती है, तो आपका जो स्किन टाइप है वो ड्राई है।
चलो ठीक है, हमें ऑयली एंड ड्राई स्किन टाइप के बीच का जो डिफरेंस है वो पता चल गया कि अगर हमारी स्किन पे एक्सेस ऑयल आ रहा है इसका मतलब हमारा जो स्किन टाइप है वो ऑयली है। अगर हमारा स्किन डिहाइड्रेट लग रहा है हम लोगों को एंड रूखा रूखा लग रहा है तो इसका मतलब हमारा जो स्किन टाइप है वो ड्राई है। लेकिन अगर हमारा स्किन टाइप कॉम्बिनेशन होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है तो आपका जो टी जोन होगा, जो टी जोन एरिया होगा वो ऑयली होगा एंड आपका जो चीक्स होगा वो ड्राई होगा। एंड टी जोन क्या होता है? टी जोन का मतलब होता है आपका फोरहेड, नोज एंड चिन। ये आपका ऑयली रहेगा एंड आपकी जो चीक्स रहेंगी वो ड्राई रहेंगे, डिहाइड्रेटेड रहेंगे। इसका मतलब आपका जो स्किन टाइप है वो है कॉम्बिनेशन। अब आता है सेंसिटिव। तो सेंसिटिव कोई भी स्किन टाइप नहीं होता है। हमारी ऑयली स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है, ड्राई स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है एंड कॉम्बिनेशन भी सेंसिटिव हो सकती है। एंड हाँ, नॉर्मल स्किन टाइप भी सेंसिटिव हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका स्किन टाइप कौन सा है और आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपना मॉइस्चराइजर ले पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ मॉइस्चराइजर के बाद हमें लगाना होता है हमारा प्राइमर। एंड प्राइमर हम कैसे लेते हैं? अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको मार्केट में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्राइमर आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट और एक होता है क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट। अगर आपका स्किन टाइप ड्राई है तो आपको यूज करना चाहिए क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट। अगर आपका स्किन टाइप ऑयली या फिर नॉर्मल है तो आपको यूज करना चाहिए सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट। प्राइमर कैसे लेना है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि आपको अपने प्राइमर के अकॉर्डिंग ही अपना फाउंडेशन लेना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेड। मैं शेड की बात नहीं कर रही हूँ, शेड अलग चीज होती है। मैं बात कर रही हूँ आपके स्किन टाइप की। आपने जैसे कि अपने स्किन टाइप का लिया, आप फॉर एग्जाम्पल आपने प्राइमर लिया है एंड हाँ आपने जैसे कि मॉइस्चराइजर लिया तो आपकी स्किन ड्राई है। हम ड्राई को लेके एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपका स्किन टाइप है ड्राई एंड आपने मॉइस्चराइजर लिया, तो आप जो मॉइस्चराइजर लोगे तो ड्राई स्किन के लिए हमारा जो मॉइस्चराइजर होगा वो क्रीम बेस में होगा। एंड उसी तरह से हमारा जो प्राइमर होगा ड्राई स्किन के लिए वो भी क्रीम बेस में ही होगा, सिलिकॉन नहीं होगा, क्रीम बेस में होगा। तो आप जो फाउंडेशन लोगे तो आपको अपने प्राइमर के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। क्यों, मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि सिलिकॉन के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपका जो स्किन टाइप है वो ऑयली है एंड आपने सिलिकॉन लिया है और आपका फाउंडेशन है लाइक वो वाटर की तरह हो गया, तो फिर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि तेल में आपने पानी को मिक्स कर दिया, तो आप अगर ऑयल में वाटर को मिक्स करोगे तो वो मिक्स नहीं होगा, वो सेपरेट ही रहेगा। ठीक इसी तरह से आपका स्किन टाइप जो है वो है ऑयली एंड आपने सिलिकॉन बेस प्रोडक्ट लिया है प्राइमर एंड आप उसके ऊपर कोई भी फाउंडेशन यूज कर रहे हो तो फिर क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑयल में आपने पानी डाल दिया। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि मेकअप में आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है कि आप क्लींजिंग जो कर रहे हो वो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वैसे आप नॉर्मल वेट वाइप का यूज़ कर सकते हो, उसके बाद टोनिंग भी आप आराम से कर सकते हो, लेकिन मॉइस्चराइजर का भी आपको सही से यूज़ करना है, प्राइमर भी आपको अपने स्किन टाइप का लेना है एंड उसके बाद आपको जो फाउंडेशन लेना है वो आपको अपने सही एग्जैक्ट शेड के साथ साथ आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी लेना होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी डिफ्रेंसिएशन बिटवीन ड्राई एंड ऑयली स्किन के फाउंडेशन में, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये फाउंडेशन हमारे ऑयली स्किन पे चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर ये फाउंडेशन हमारे ड्राई स्किन पे चलेगा या नहीं चलेगा। जितने भी फाउंडेशन होते हैं जो ऑयली स्किन के लिए होते हैं उन पे लिखा रहता है ऑयल कंट्रोल या फिर मैट, क्योंकि वो हमारे हमारा जो हम बोल सकते हैं हमारा जो स्किन होता है उसमें लगाने के बाद वो हमें अच्छे से मैट दिखेगा, जो ऑयल कंट्रोल करेगा। ओके एंड जितने भी ड्राई स्किन के लिए फाउंडेशन होते हैं उन पे क्या लिखा रहेगा, ड्यू या ल्यूमिनेटिंग लिखा रहेगा या फिर हाइड्रेटिंग लिखा रहेगा, क्योंकि जो ड्राई स्किन होती है उन पे हम जो मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, प्राइमर यूज करते हैं, वो हाइड्रेटिंग यूज करते हैं, क्रीम बेस में यूज करते हैं। तो उनके लिए जो फाउंडेशन होते हैं उन पे भी ड्यू लिखा रहेगा, ल्यूमिनेटिंग लिखा रहेगा या फिर हाइड्रेटिंग लिखा रहेगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप जब भी ऑयली स्किन के लिए फाउंडेशन लेंगे तो उस पर क्या लिखा रहेगा एंड ड्राई स्किन के लिए लेंगे तो उस पर क्या लिखा रहेगा। आप जब भी ऑयली स्किन के लिए लेंगे तो उस पर मैट लिखा रहेगा एंड जो ऑयली स्किन होती है उस पर एक्सेस ऑयल आता है तो उसको ऑयल कंट्रोल करेगा आपका फाउंडेशन, उस पर ये भी लिखा रहता है ऑयल कंट्रोल। एंड आप जब भी ड्राई स्किन के लिए लेंगे तो उस पर ड्यूई, ल्यूमिनेटिंग एंड हाइड्रेटिंग लिखा रहेगा। तो मैं आपको स्किन प्रेप के बारे में बता चुकी हूँ कि आपको जो जब भी आप स्किन प्रेप स्टार्ट करोगे तो आपको क्लिनजिंग से स्टार्ट करना है। आप कैसे क्लिनजिंग कर सकते हो, टोनिंग कैसे कर सकते हो, मॉइस्चराइजर आपको कैसे लेना है, प्राइमर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है एंड अब मैंने फाउंडेशन के बारे में भी आपको बता दिया है। अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ
आईब्रोज के बारे में, अब देखिए आपको जब भी अपनी आईब्रोज फिल करनी है तो वो आपके ऊपर रहता है, आपके अकॉर्डिंग रहता है कि आपको आईब्रो पेंसिल का यूज करना है, आईब्रो किट का यूज करना है या फिर आपको आईब्रो जेल का यूज करना है। मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ कि आप जब भी अपने आईब्रो को फिल करोगे तो आप ब्लैक कलर से ज्यादा आप ब्राउन कलर का यूज करोगे तो आपकी आईब्रो नेचुरल लगेगी। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पहले ब्राउन कलर का यूज करती थी, लेकिन अगर मुझे किसी मतलब देखो, अगर मुझे अपना मेकअप सिर्फ घर के लिए करना है, जैसे कि हमें सिर्फ फोटो वोटो क्लिक करना है नॉर्मली, तो मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी नॉर्मली ब्राउन से। लेकिन हाँ, अगर मुझे मेरा मेकअप करके बाहर जाना है, किसी वेडिंग में जाना है, तो मैं ब्लैक से फिल करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फाउंडेशन के बारे में। पहले मैंने आपको बताया था कि हम अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कैसे फाउंडेशन ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने स्किन टोन के हिसाब से कैसे फाउंडेशन ले सकते हो। आप जब भी किसी भी फाउंडेशन को लोगे ना, तो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लेना, ज्यादा लाइट या ज्यादा डार्क मत लेना, क्योंकि बाद में वो होता है ऑक्सीडाइज। अब देखो, आप कितना भी परफेक्ट क्यों ना ले लो, वो थोड़ा बहुत तो ऑक्सीडाइज होता ही होता है, जिससे उसका कलर शिफ्ट होता है। एंड आपका जो कलर शिफ्ट होता है वो होता है डार्क कलर में, ग्रे कलर में होता है। अब जब भी अपना फाउंडेशन लोगे ना, तो आपको अप्लाई करके देखना हमेशा अपने जॉ लाइन के साइड पे, आपको अपने नेक के साइड पे थोड़ा सा अप्लाई करना है, क्योंकि आपको उससे आपका एग्जैक्ट शेड पता चल जाएगा। एंड आप उसको अच्छे से थोड़ा ब्लेंड कर लेना, जिससे आपको अपना एग्जैक्ट शेड मिल जाएगा। एंड हाँ, थोड़ा 2-3 मिनट रुक जाना, 5 मिनट से 5 to 10 मिनट रुक जाना, जिससे वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होगा एंड आपको अपना कलर अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको किस शेड में आपका फाउंडेशन लेना है। लेकिन जब भी फाउंडेशन लोगे तो आपको अप्लाई हमेशा अपने हाथ पे नहीं करना है या फिर अपनी चिन पे अप्लाई करके नहीं देखना है, हमेशा आपको अपनी जॉ लाइन की तरफ से अप्लाई करके देखना है। ओके। एंड आपका जो एग्जैक्ट शेड होगा वो आपको अपने, आप जॉ लाइन से जब एक लाइन ड्रॉ करते हुए अपने नेक के साइड ले जाओगे, आपको अपना परफेक्ट जो फाउंडेशन शेड होगा वो मिल जाएगा। अब देखिए, जैसे जैसे हम मेकअप में आगे बढ़ते जाएंगे आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मेकअप का मतलब नहीं होता है सिर्फ स्किन टाइप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देख के आपको अपना मेकअप किट बनाना पड़ता है। जैसे कि आपका अंडरटोन क्या है, आपका स्किन टाइप क्या है, आपका स्किन टोन क्या है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने आपको स्किन टाइप के बारे में बता दिया, स्किन टोन के बारे में बता दिया, अब ये अंडरटोन क्या होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हर पर्सन का स्किन टाइप अलग अलग होता है, किसी का ऑयली, किसी का ड्राई, किसी का कॉम्बिनेशन होता है एंड किसी का नॉर्मल होता है। एंड हाँ, जो सेंसिटिव होता है वो हमारा कोई भी स्किन टाइप नहीं होता है, वो बस स्किन का एक कंसर्न होता है। ओके। अब आपको मैंने स्किन टाइप के बारे में बता चुकी हूँ, मैंने आपको स्किन टोन के बारे में बता दिया कि हम कैसे अपने स्किन टोन का कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि आपका फाउंडेशन हो गया, आपका कंसीलर हो गया, कैसे ले सकते हैं। कंसीलर के बारे में मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, लेकिन आगे मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। अब जैसे हर एक पर्सन का स्किन टाइप अलग होता है, उसी तरह से हर एक पर्सन का जो अंडरटोन होता है वो भी अलग अलग होता है। किसी का होता है वार्म, किसी का होता है कूल, किसी का होता है न्यूट्रल। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि हमारा इनमें से कौन सा है। तो किसी किसी का अंडरटोन रहता है कूल अंडरटोन, किसी किसी का होता है न्यूट्रल, किसी किसी का होता है वार्म। अब जिस किसी का भी कूल अंडरटोन होगा, उसका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन होगा वो होगा थोड़ा पिंकिश। अब जिस किसी का भी कूल अंडरटोन होगा, उनका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन होगा, जब वो धूप में जाएंगे, बाहर जाएंगे, सनलाइट में जाएंगे, तो उनकी जो स्किन होती है वो रेड हो जाएगी, या तो फिर पिंक तो नहीं होती है, रेड हो जाएगी थोड़ी, मतलब पिंकिश टाइप में रेड हो जाएगी। ओके। एंड उनका जो वेन्स होती है ना, वेन्स का जो कलर होता है वो होता है ब्लू एंड पर्पल। अब जिस किसी का भी वार्म अंडरटोन होगा, उनका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन होगा वो थोड़ा येलो एंड गोल्डन होगा। एंड जो वो थोड़े टाइम मतलब धूप में जाएंगे तो उनका जो कलर होगा वो शिफ्ट हो जाता है, वो उनका जो कलर शिफ्ट हो जाएगा वो डार्क कलर में हो जाएगा, यानी कि वो काला पड़ जाएगा। एंड हाँ, उनकी जो वेन्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो ग्रीन होगा। अब आता है थर्ड अंडरटोन, यानी कि न्यूट्रल। अब जितने भी न्यूट्रल अंडरटोन के होते हैं उनका जो स्किन कॉम्प्लेक्शन होता है वो ना ही पिंक होता है, ना ही वो येलो होता है, मतलब ना ही वो जो कूल अंडरटोन है उस साइड में ज्यादा जाता है, और ना ही वो जो वार्म अंडरटोन है उस साइड में ज्यादा रहता है, ये एकदम न्यूट्रल रहता है। इनके जो वेन्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो ब्लू एंड ग्रीन होता है।
तो अब मैंने आप लोगों को अंडरटोन के बारे में भी बता दिया है एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो कि हमारा कूल अंडरटोन होता है, उनका जो वेन्स होता है वो ब्लू होता है एंड इनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है स्किन टोन का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो धूप में थोड़ा सा रेड होते जाता है, रेड पिंक, थोड़ा सा रेड यानी कि पिंक शेड का होते जाता है। एंड हमारा जो सेकंड आता है वो आता है वार्म अंडरटोन एंड जो इंडियंस होते हैं उनका ज्यादातर मेजरली होता है वार्म अंडरटोन। तो हम इंडियन का जो अंडरटोन होता है वो वार्म होता है, ज्यादातर मेजरली बोल रही हूँ वार्म होता है। एंड इसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है, जो स्किन टोन का कॉम्प्लेक्शन होता है, अगर ज़्यादा टाइम तक हम धूप में रहते हैं तो उसका ब्लैक हो जाता है और वेन्स का कलर रहता है ग्रीन। और उसके बाद आता है न्यूट्रल अंडरटोन एंड जो न्यूट्रल अंडरटोन होता है वो ना ही ज़्यादा कूल अंडरटोन के तरफ ज़्यादा होता है एंड ना ही ये हमारा वार्म अंडरटोन के साइड तरफ ज़्यादा होता है। ये सिर्फ न्यूट्रल रहता है एंड इसका जो कॉम्प्लेक्शन रहता है वो दोनों के साइड नहीं रहता, वो बस एक न्यूट्रल रहता है। एंड इनकी जो वेन्स होती है उनका जो कलर होता है वो होता है ब्लू एंड ग्रीन। तो मैंने आप लोगों को बताया स्किन टोन, स्किन टाइप एंड अंडरटोन, और ये तीनों ही काम आने वाले हैं जब आप फाउंडेशन लोगे तब। तो चलो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कलर करेक्शन के बारे में कि ये जो कलर करेक्शन होता है ये हम करते कैसे हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है इतना। जो ऑरेंज कलर करेक्टर होता है इसके बारे में सबको पता होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि हम इसे यूज़ करते हैं हमारे डार्क सर्कल एरिया पे। हमारा जो पिगमेंटेशन होता है डार्क सर्कल्स का वो बहुत ज़्यादा होता है, तब हम यूज़ करते हैं ऑरेंज कलर करेक्टर का। जिनके बहुत ज़्यादा हैवी डार्क सर्कल्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं ऑरेंज कलर करेक्टर का, लेकिन वो भी उसे डायरेक्ट अप्लाई ना करें तो ही अच्छा रहेगा। जिनके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं वो ऑरेंज कलर करेक्टर के साथ साथ अपना पीच कलर का जो करेक्टर होता है उसको मिक्स करके लगाएगा ना, तो उसका जो शेड होगा वो ना ही बहुत ज़्यादा ऑरेंज होगा और ना ही बहुत ज़्यादा पीच कलर होगा, तो आपका एग्जैक्ट बन जाएगा एंड आप उसको अपने डार्क सर्कल एरिया पे लगाओगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मैंने आपको जैसा बताया कि जिसके बहुत ज़्यादा हैवी डार्क सर्कल्स होते हैं वो ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ कर सकते हैं एंड वो भी अपने अंडर आई एरिया पे डायरेक्ट ना यूज़ करें, वो ऑरेंज कलर करेक्टर में पीच को मिक्स कर लें एंड देन फिर वो लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड जिनके बहुत ज़्यादा नॉर्मल डार्क सर्कल्स होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा विजिबल नहीं होते हैं, थोड़े बहुत ही होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं अपने शेड से, अपने स्किन टोन के शेड से 2 या 3 शेड डार्क यूज़ कर लें करेक्टर, उससे हो जाएगा काम। जिसके फेस पे रेडनेस होती है तो वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ग्रीन कलर करेक्टर एंड जिसके फेस पे येलोनेस है वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं पर्पल कलर करेक्टर। अगर कुछ लोग ये सोचें कि ऐसा ही क्यों कि जहाँ पे हमारे डार्क सर्कल्स है वहाँ पे हमें ऑरेंज ही क्यों लगाना है एंड जहाँ पे रेडनेस है वहाँ पे ग्रीन ही क्यों लगाना है एंड जहाँ पे येलोनेस है वहाँ पे हमें पर्पल ही क्यों लगाना है, तो इसके ऊपर भी एक थ्योरी है। अगर आप जानना चाहो तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए ये। तो ये होती है कलर थ्योरी एंड आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। हम लोग हमारा जो डार्क सर्कल एरिया होता है, डार्क सर्कल जो हमारा कलर होता है वहाँ पे ब्लू कलर होता है एंड हम उस पे लगाते हैं रेड एंड ब्लू एंड रेड जब आपस में मिक्स होते हैं तो वो कलर बनता है ब्राउन, तो वो थोड़ा नेचुरल लगेगा। एंड हम लगाते हैं अपने रेडनेस पे ग्रीन कलर, तो रेड एंड जब ग्रीन को मिलाओगे तो आपका जो कलर बनेगा वो बनता है ब्राउन। इन सब में जो कॉमन कलर है वो ब्राउन है, क्योंकि हम ब्लू पे अगर रेड मिक्स करेंगे तो ब्राउन बनेगा, अगर हम रेड पे हम ग्रीन मिक्स कर रहे हैं तो बनेगा ब्राउन एंड हम येलो पे हम क्या यूज करते हैं पर्पल, एंड इन दोनों को मिक्स करोगे तो बनेगा ब्राउन। तो इन सब में जो कॉमन है वो है ब्राउन कलर। तो ये जो कलर होते हैं ये कलर व्हील में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट कलर एक दूसरे को डिक्लाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एसिड, एंड अगर हम एसिड में बेस मिलाते हैं तो फिर वो हो जाता है न्यूट्रल। लेकिन एक और चीज़ डिपेंड करती है कि ज़्यादा हैवी क्या है, हमारा जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा एसिडिक है या ज़्यादा बेसिक सोल्यूशन है। अगर न्यूट्रल बनता भी है तो हमें उसमें देखना पड़ता है, अगर देखो दोनों सेम अमाउंट में है, एसिड भी उतना ही है बेस भी उतना है तो न्यूट्रल बनेगा। लेकिन अगर एसिड ज़्यादा है तो सोल्यूशन एसिडिक ज़्यादा बनेगा, अगर बेसिक ज़्यादा है तो फिर बेसिक सोल्यूशन ज़्यादा बनेगा। ठीक इसमें ये होता है कि कलर व्हील की जो थ्योरी होती है उसमें ये जो कलर होते हैं ब्लू एंड ब्लू के अपोजिट क्या होता है, रेड होता है एंड ये एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं तो ब्राउन बन जाता है। एंड हमारा जो रेड होता है, रेड के अपोजिट होता है ग्रीन, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, डिक्लाइन करते हैं एंड कौन सा कलर बनता है, ब्राउन। ठीक उसी तरह से हमारा जो येलो होता है उसके अपोजिट कलर होता है पर्पल एंड ये भी एक दूसरे को डिक्लाइन करते हैं, फिर कौन सा कलर बनता है, ब्राउन। तो इन सब में जो कॉमन कलर होता है वो ब्राउन होता है। तो आई होप आप लोगों को कलर करेक्शन के बारे में भी आइडिया लग गया होगा कि हमें कैसे यूज करना होता है और कहाँ कहाँ यूज करना होता है इन सबको।
तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कलर व्हील के बारे में। ये एक यूनिवर्सल व्हील है एंड इसके जो कलर होते हैं वो 3 प्राइमरी कलर होते हैं। एक होता है रेड, एक होता है येलो, एक होता है ब्लू। तो इनसे मिलके जो कलर्स बनते हैं आगे उनको हम कहते हैं सेकेंडरी, एंड इनसे सेकेंडरी एंड प्राइमरी से जो कलर मिलके बनते हैं उन्हें हम कहते हैं टर्शरी। एंड ये जो कलर व्हील है ये आपके काफी ज्यादा काम आएगी अगर आपको एक अच्छा मेकअप करना सीखना है तो कैसे, अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। अब रेड एंड येलो को अगर हम मिक्स करेंगे तो हमारा कौन सा कलर बनेगा? ऑरेंज। और यहीं पे अगर हम मिक्स करें येलो एंड रेड को तो ऑरेंज बनेगा। फिर कौन से कलर हैं हमारे? ब्लू एंड येलो को अगर हम मिक्स करेंगे तो हमारा कलर बनेगा ग्रीन। एंड अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अगर हम रेड एंड ब्लू को मिक्स करेंगे तो हमारा कौन सा कलर बनेगा? हमारी जो 3 प्राइमरी कलर थे हमने इनको मिक्स करके जो कलर बनाए उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी, एंड इनसे ही हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी को मिक्स करके बनाएंगे तो हमारे बनेंगे टर्शरी कलर। एंड यही होती है हमारी कलर व्हील। एंड ये हमें मेकअप करने में, हमारे जो ड्रेस होते हैं ना, आपने कभी भी देखा होगा कि अगर आप कोई भी मेकअप आर्टिस्ट के पास जो उनका क्लाइंट होता है, अगर वो ड्रेस लेके जाता है तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता रहता है कि रेड पे हमें आई मेकअप कौन सा करना है, ब्लू ड्रेस पे कौन सा करना है, येलो पे कौन सा करना है। तो ये उन्हें कैसे पता चलता है? ये उन्हें पता चलता है कलर व्हील की वजह से, क्योंकि एक यूनिवर्सल व्हील है एंड ये काफी ज्यादा मदद करती है हमें मेकअप करने में। मैंने आप लोगों को कलर व्हील के बारे में तो बता दिया, लेकिन कलर व्हील में भी होते हैं कॉम्बिनेशन। एंड कॉम्बिनेशन होते हैं 3 टाइप के। उसमें होता है हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर, एक होता है एनालॉगस कलर एंड एक होता है मोनोक्रोमैटिक कलर। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। वो कलर्स होते हैं जो कि अपोजिट होते हैं। एक कलर के अपोजिट डायरेक्शन में जो दूसरा कलर होता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। एंड एनालॉगस कौन से कलर्स होते हैं? एनालॉगस कलर्स वो होते हैं जो कलर व्हील में एक दूसरे के आस पड़ोसी होते हैं। और फिर आते हैं हमारे मोनोक्रोमैटिक कलर्स। एंड मोनोक्रोमैटिक कलर्स वो होते हैं जिनमें होते हैं टिंट, शेड्स एंड टोन्स। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या होता है? कोई भी कलर में अगर हम लाइट कलर मिक्स कर दें, यानी कि व्हाइट कलर मिक्स कर लें, तो उसका वो बन जाता है टिंट्स। ओके, टिंट्स बन जाता है। एंड अगर हम किसी भी कलर में डार्क कलर यूज कर लें, अगर हम किसी भी कलर में डार्क कलर यूज कर ले, यानी कि ब्लैक यूज कर ले, तो वो बन जाता है हमारा शेड। और कुछ इसी तरह अगर हम किसी भी कलर में ग्रे कलर का यूज कर ले तो वो बन जाता है हमारा टोन्स। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो मोनोक्रोमैटिक कलर्स होते हैं, अगर हम उसमें लाइट कलर का यूज करते हैं, जैसे कि व्हाइट कलर का यूज कर रहे हैं, तो वो बन जाता है हमारा टिंट्स। और अगर हम इसी जगह पे अगर हम किसी डार्क कलर का यूज कर लेते हैं तो वो बन जाता है हमारा शेड्स। और अगर हम ग्रे कलर का यूज करते हैं तो वो बन जाता है हमारा टोन्स। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो कलर व्हील होती है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम कोई भी, अगर हमारा क्लाइंट हमारे पास ड्रेस लेके आ रहा है तो उसमें हमें कौन सा आई शैडो मेकअप करना चाहिए, कौन सा आई मेकअप करना चाहिए, ये हमें मदद करता है कलर व्हील के हेल्प से। एंड मैंने आपको प्राइमरी कलर के बारे में बताया, उनसे सेकेंडरी कलर बनते हैं, देन फिर टर्शरी कलर बनते हैं। मैंने आपको कॉम्बिनेशन के बारे में बताया। एंड अभी मैंने आपको टिंट्स, शेड्स, टोन्स के बारे में बताया। ये बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं आपकी। तो फटाफट से सब कुछ रिकैप करते हैं कि मैंने आप लोगों को अब तक इस वीडियो में क्या क्या बताया। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम नॉर्मली मेकअप कर रहे हैं, देखो ब्राइडल की जो हमारी स्किन की प्रिपरेशन होती है, स्किन प्रैप होती है, वो अलग तरीके से होती है। लेकिन अगर हमें नॉर्मल इवेंट के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए या फिर नॉर्मली ऐसे ही करनी है, मेकअप करना है, तो हम अपना जो नॉर्मल रहता है प्रिपरेशन स्किन का वो कर सकते हैं। तो स्किन प्रैप के लिए सबसे पहले आपको क्लींजिंग करना सिखा दिया। क्लींजिंग के बाद टोनिंग, मॉइस्चराइजर कैसे लेना है, प्राइमर कैसे लेना है, फाउंडेशन कैसे लेना है, आपको फाउंडेशन शेड बता दिया मैंने आपको। आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका स्किन टाइप क्या है, आपका स्किन टोन कैसा है एंड आपका अंडरटोन क्या है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं आपको कलर करेक्टर के बारे में बता चुकी हूँ। एंड मैंने आपको फाउंडेशन आपका कैसे लें, ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, या फिर आप ड्राई स्किन के लिए कैसे ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि ये जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है वो एकदम कॉम्बिनेशन नहीं होती है। कॉम्बिनेशन स्किन में जो आपका टी जोन होता है वो क्या रहता है? ऑयली रहता है, एंड आपकी जो चीक्स रहते हैं वो आपके ड्राई रहते हैं। लेकिन उसमें भी ये होता है कि कॉम्बिनेशन स्किन में आपकी ज्यादा ऑयली है या फिर ज्यादा ड्राई है। नॉर्मल स्किन टोन में भी यही रहता है, आपकी जो नॉर्मल स्किन टोन है उसमें ज्यादा ऑयली आ रहा है या फिर ज्यादा ड्राई आ रहा है। लेकिन अगर ऑयली आ रहा है तो आप ऑयली के साइड जाइए, ड्राई आ रहा है तो आप ड्राई के साइड जाइए। तो इस वीडियो में मैंने कलर करेक्टर को भी कवर किया है एंड कलर व्हील्स को भी मैंने कवर किया है कि ये यूनिवर्सल व्हील होती है, ये क्या होती है, इनमें
प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर क्या होते हैं, एंड मैंने आपको कॉम्बिनेशन के बारे में भी बता दिया कि कॉम्बिनेशन जो कलर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं कॉम्बिनेशन। एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है एनालॉगस और एक होता है हमारा मोनोक्रोमैटिक। एंड मोनोक्रोमैटिक में भी मैंने आपको बताया टिंट्स के बारे में, शेड के बारे में एंड टोन्स के बारे में। एंड ये आपको ट्रस्ट में बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे इन फ्यूचर, या आप अभी भी मेकअप करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। मैं आप लोगों को आई मेकअप के बारे में थोड़ा नॉलेज देना चाहूंगी कि हम जब भी अपना आई मेकअप करते हैं ना, तो हमारी जो ब्लेंडिंग टेक्निक होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही ज्यादा मदद करती है हमें हमारा जो आई मेकअप होता है उसे ग्लैमरस बनाने में। आपको आई मेकअप के लिए ना सिर्फ ज्यादा ब्रशेस की यूज नहीं होते हैं, आपको एक फ्लफी ब्रश चाहिए, आपको एक फ्लैट ब्रश चाहिए रहता है। एंड फ्लैट ब्रश से आप अगर आपको आता हो तो आप उससे ही ग्लिटर लगा सकते हैं, या आप शिमर पार्टिकल्स जो होते हैं, शिमर शेड्स होते हैं, आप उन्हें लगा सकते हैं, या फिर आप अपनी फिंगर के हेल्प से भी लगा सकते हो। एंड जितने भी हमारे आई मेकअप होते हैं ना वो हमेशा स्टार्ट होते हैं लाइट कलर से। एकदम लाइट कलर यूज करें एंड देन फिर 1 शेड डार्क, 1 शेड डार्क एंड 1 शेड डार्क ऐसे, एंड देन फिर आप अपने अकॉर्डिंग आपको उसमें शिमर ऐड करना है, ग्लिटर्स ऐड करने हैं, या आपको कट क्रीज करना है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो हम कंसीलर अप्लाई करते हैं तो क्यों हम कलर करेक्टर का यूज करते हैं, हम लोग क्यों ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज करते हैं। देखिए, जिसके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं वो ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज करते हैं। अगर आप ऑरेंज कलर करेक्टर में पीच कलर मिक्स करके लगाओगे तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। एंड उसके बाद आप अपने स्किन टोन का, आपका जो स्किन टोन है उसके शेड का आपको कंसीलर लगाना है एंड देन फिर उसे ब्लेंड करना है। अगर आप चाहो तो आप उसमें हाइलाइटिंग कंसीलर यानी कि अपने शेड से ब्राइट कंसीलर का यूज कर सकते हो, जिससे आपकी अंडर आई जो एरिया होगा वो काफी ज्यादा ब्राइटन अप लगेगा। अब किसी के अगर नॉर्मल डार्क सर्कल्स हैं, बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, जो कंसीलर होता है ना अपने स्किन टोन से डार्क 2 से 3 शेड डार्क कंसीलर अप्लाई करो एंड देन उसके बाद अपने स्किन टोन का अप्लाई कर दो। तो उससे क्या होगा, आपकी जो अंडर आई एरिया होगी उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिनके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, जिनके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स है उनके लिए मैंने बता रखा है कि वो ऑरेंज में पीच को मिक्स करके एंड देन फिर अपने शेड का कंसीलर लगा के, और हाइलाइटिंग कंसीलर ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, आप लोग ने शीट मास्क का यूज किया होगा एंड आप लोगों ने सीरम का भी यूज किया होगा, और आपने काफी सारे सीरम देखे होंगे और काफी ज्यादा शीट मास्क भी देखी होंगी। लेकिन बात ये आ जाती है कंफ्यूजन कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए। तो पहले मैं शीट मार्क्स के बारे में बताऊंगी एंड देन फिर मैं सीरम के बारे में बताऊंगी। जो शीट मार्क्स होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए भी आता है, ड्राई स्किन के लिए भी आता है, एंड कुछ होते हैं नॉर्मल स्किन के लिए आते हैं, एंड मतलब नॉर्मल स्किन तो कोई भी यूज कर सकते हैं उन पे। एंड मतलब कुछ होते हैं ड्राई स्किन, कुछ होते हैं ऑयली स्किन, एंड कुछ होते हैं कि वो ऑल स्किन टाइप होते हैं। तो जो शीट मार्क्स होते हैं, जो ड्राई स्किन होती है उन पे लिखा रहता है हाइड्रोनिक एसिड या फिर हाइड्रेटिंग, और उन पे मेंशन भी होता है कि ये ड्राई स्किन के लिए है। जो ऑयली स्किन के लिए शीट मार्क्स होते हैं उनमें मेंशन रहता है सैलिसिलिक एसिड, ग्रीन टी, चारकोल, ब्लैक एल्गी, एंड उनमें भी मेंशन होता है कि ये ऑयली स्किन के लिए है। फिर आता है नायासिनामाइड। नायासिनामाइड ऑल स्किन टाइप होता है, जिस किसी की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा डल होती है, ब्राइटन अप करना होता है उनको, तो वो नायासिनामाइड का शीट मास्क यूज कर सकते हैं, वैसे भी वो ऑल स्किन टाइप होती है। फिर आता है विटामिन सी का शीट मास्क, एंड ये शीट मास्क वैसे जिनकी स्किन सुपर ड्राई होती है या फिर ड्राई होती है, या फिर किसी की स्किन सेंसिटिव होती है, तो वो इसको अवॉइड करें, बाकी सब यूज कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को शीट मास्क के बारे में बता दिया कि किसी की स्किन ड्राई होती है तो उस पर हाइड्रोनिक एसिड या हाइड्रेटिंग लिखा रहता है, एंड किसी की अगर ऑयली स्किन है तो उस पर लिखा रहेगा सैलिसिलिक एसिड, ग्रीन टी, या फिर चारकोल, या फिर ब्लैक एल्गी। एंड अगर किसी की स्किन डल है, उसे ब्राइटन अप करनी है, तो वो यूज कर सकते हैं नायासिनामाइड। एंड नाइसिनामाइड है वो ऑल स्किन टाइप है, लेकिन जो विटामिन सी का शीट मास्क होता है वो ड्राई, सुपर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन वालों को अवॉइड करना चाहिए, बाकी सब यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ सीरम के बारे में। जिस किसी की स्किन ड्राई होती है या फिर नॉर्मल होती है उन लोगों को यूज करना चाहिए जिस सीरम में लिखा हो हाइड्रेशन, हाइड्रेटिंग या फिर हाइड्रोनिक एसिड वाले सीरम उनको यूज करना चाहिए। एंड जिस किसी की स्किन टाइप रहती है, जिस किसी का स्किन जो है वो ऑयली रहता है, उन लोगों को यूज करना चाहिए सैलिसिलिक एसिड वाले, या फिर उसमें बेंजोल भी लिखा रहेगा। एंड ये ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन वाले सैलिसिलिक एसिड का यूज कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड वाले सीरम यूज कर सकते हैं। अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा डल रहती है, उसे ब्राइटन अप करना है, तो फिर वो नायासिनामाइड के सीरम यूज कर सकते हैं। फिर एक विटामिन सी का भी सीरम आता है, लेकिन वो ड्राई स्किन एंड सुपर ड्राई स्किन वालों को अवॉइड करना चाहिए, वो भी हमारी स्किन को ब्राइटन अप करते हैं।
फिर एक और सीरम आता है जो कि है रेटिनॉल, एंड जो रेटिनॉल होता है उसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए ड्राई स्किन के लिए एंड सुपर ड्राई स्किन के लिए। ये क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है रिड्यूस करने में रिंकल्स को एंड फाइन लाइंस को। फिर आते हैं एक और सीरम जिनमें होते हैं AHA, BHA, PHA, एंड ये जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं ऑयली स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले एंड नॉर्मल स्किन वाले। ये ड्राई एंड सुपर ड्राई के लिए नहीं है। एंड ये हमारे क्या कहते हैं, डेड सेल रिमूवर्स होते हैं, हमारे जो स्किन के डेड सेल होते हैं उन्हें उन्हें ये रिमूव करते हैं। सो आई थिंक मैं ऑलमोस्ट चीज़ें इस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। अगर कुछ टॉपिक रह गए हैं तो वो रह गया है हमारे ब्लशर के बारे में, रह गया है हाइलाइटर के बारे में, रह गया है कॉम्पैक्ट पाउडर एंड लूज पाउडर के बारे में, रह गया है बनाना पाउडर एंड पिंक पाउडर के बारे में बताना रह गया है, एंड लिपस्टिक्स के बारे में बताना रह गया है। एंड हाँ, आप लोगों को कोई कलर थ्योरी पता होना चाहिए कि हर एक स्किन टाइप अलग अलग रहता है, किसी का फेयर रहता है, किसी का मीडियम एंड किसी का डस्की स्किन टोन रहता है। एंड जितनी भी लिपस्टिक होती हैं वो हर एक स्किन टोन पे अलग अलग परफॉर्म करती हैं। फिर उसके बाद रह गया हमारा मेकअप फिक्सर एंड सेटिंग स्प्रे का डिफरेंस। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और मेरी एक और बात है, मैंने देखा है कुछ लोगों को मेकअप करते हुए जो डस्की स्किन टोन रहती है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी स्किन टोन रहती है, लेकिन बहुत से लोग रहते हैं कि मेकअप करना है मतलब कि उस स्किन टोन को ब्राइट अप करना है, यानी कि हमें उसको चमका देना है, हमें ब्राइट फाउंडेशन का यूज़ करना है, ब्राइट कंसीलर का यूज़ करना है। ऐसा नहीं होता है। आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स लेंगे उसमें, एंड अपने स्किन टोन अंडरटोन के हिसाब से आपको सारे प्रोडक्ट का यूज करना है। डस्की स्किन टोन को आपको बहुत ज्यादा चनकी नहीं बनाया जाता है, उसको मतलब बहुत ज्यादा फेयर स्किन टोन के प्रोडक्ट उसमें यूज नहीं करने होते हैं। जैसा आपका स्किन टाइप है, अंडरटोन है, स्किन टोन है, आप उसके अकॉर्डिंग यूज करोगे तो आपका मेकअप अच्छा लगेगा। मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि हम डस्की स्किन टोन को गोरा बनाने के पीछे भाग रहे हैं। अभी अचानक से मुझे एक और चीज याद आ गया कि मैंने आप लोगों को ब्रशेस के बारे में भी नहीं बताया कि कौन सा ब्रश कौन से प्रोडक्ट के लिए होता है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रश होता है। आई शेडो का फ्लफी ब्रश अलग होता है, फ्लैट ब्रश अलग होता है, एंड एप्लीकेटर ब्रश अलग रहता है, ब्लेंडिंग ब्रश अलग रहता है। एंड कुछ कुछ ब्रश तो ऐसे मिलने लगे जो ऑल इन वन होते हैं, यानी कि एक ही ब्रश में तीन चीजें उसमें एक ही ब्रश में साथ में मिलती हैं वो सारी चीजें। तो मैं आप लोगों को वो भी बताना चाहूंगी, फ्लैट ब्रश क्या होता है, फ्लफी ब्रश क्या होता है, पाउडर ब्रश क्या होता है, क्रीम प्रोडक्ट के कौन से ब्रश होते हैं, एप्लीकेटर ब्रश कौन से होते हैं, हाइलाइटर का कौन सा ब्रश होता है, कॉन्टोरिंग का कौन सा ब्रश होता है। एंड हाँ, मैं अभी अचानक से याद आ गया, अभी कॉन्टोर का नाम लिया तब याद आया कि मैंने आप लोगों को ब्राउन्सिंग एंड कॉन्टोर के बारे में भी कुछ नहीं बताया है। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कोई भी मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे थोड़ा बहुत मेकअप करना आता है एंड मैं वही नॉलेज आप लोग तक पहुंचाने का ट्राई करती हूँ। जितना मुझे आता है उतना मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ। एंड मुझे कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये इतना परफेक्ट करना नहीं आता है, थोड़ा बहुत ही करना आता है। इसीलिए मैंने अब तक किसी भी वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने अभी तक ये ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टोरिंग यूज़ नहीं किया है। एंड कॉन्टोरिंग तो मेरे फेस को करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जिनका फेस थोड़ा चबी होता है वो लोग कॉन्टोरिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि चबी फेस वाले करते हैं, स्किनी भी यूज़ करते हैं, लेकिन उससे हमारा फेस बहुत फ्लैट लगता है, इसीलिए मैं नहीं यूज करती हूँ। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।